हेलो गाइज, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था उसके आज एक स्टेप हम लोग आगे जाने वाले हैं। यानी अपना टॉपिक चल क्या रहा था, हम लोग स्टार्ट किए थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका एक क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। एनपी ऑर्गेनाइजेशन हम किसको बोलते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और उसके फाइनल अकाउंट्स में हमको 3 चीज़ बनाना पड़ता था। फर्स्ट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम चाहते हैं कि आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे एक बार हमको बता दो कि क्या बनाए हो। क्या आपको सारा सवाल उस पर बना? अगर नहीं बना तो अपने गाल पे 2 चांटा लगा लेना, क्योंकि सबसे आसान कॉन्सेप्ट था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें करना कुछ नहीं था आपको। ड्यूरिंग द आप जितना भी कैश रिसीव किए थे आपको रिसीट साइड में दिखाना था, और जितना आप पेमेंट किए थे आपको पेमेंट साइड में दिखाना था। एक बार फिर से आप ट्राई कीजिएगा, बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना तो फिर से एक बार देखेंगे। कुछ अगर मान लीजिए आपको क्वेरी आ रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए। और हम अब अगले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, आइए 11th क्लास में जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट्स कमाने का होता था, वो अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए वो क्या बनाता था? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए वो बनाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। वहाँ 1 साल का उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन होता था, जहाँ से वो ये देख पाता था कि वो ड्यूरिंग द ईयर कितना इनकम किया और ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सपेंस किया, ताकि वो अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल पाता था। चूँकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मोटिव प्रॉफिट्स कमाने का नहीं है, तो सर फिर ये क्या करता है? ये तो सोसाइटी में सर्विस के लिए बना है, लेकिन सर इसके पास भी तो इनकम और एक्सपेंस होता है ड्यूरिंग का। जी, इसीलिए ये नाम चेंज करता है। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बनाती है, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। यानी यहाँ लास्ट में क्या निकलेगा, या तो सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट निकलेगा, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। बट उससे पहले छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग क्विक डिस्कस कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका ये फॉर्मेट है, यानी एक साइड में आपको एक्सपेंडिचर दिखाना है, दूसरे साइड में आपको इनकम दिखाना है। ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर इनकम। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। उससे पहले आइए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखें। नेचर, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है? ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब कि सर इनकम और एक्सपेंस जो 1 साल से रिलेटेड होता है, जिसको हमको पोस्ट करना होता है। यानी इनकम और एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड में आप लिखोगे, गेन्स और इनकम होगा। इनकम और गेन होगा तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, एक्सपेंस और लॉस होगा तो आप डेबिट साइड में लिखो। ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। इस नेचर के अकाउंट में आपको एक्सपेंस और लॉस, इनकम और गेन, इस चीज़ को पोस्टिंग करना होता है। दूसरा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग। अगर इस कॉन्सेप्ट पे आपका पकड़ नहीं है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा दिक्कत होगा। आइए थोड़ा इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं कि एक्रूअल बेसिस क्या है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो हम लोग बात किए थे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, वो कैश बेसिस पे चलता था। यानी ड्यूरिंग द ईयर आपके पास कितना कलेक्शन है आप वो दिखाते थे। लेकिन इसको बनाते समय आपको किस कॉन्सेप्ट पे जाना होता है? एक्रूअल बेसिस। आइए एक्रूअल बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये रेगुलर डिस्कस होते रहेगा, अभी केवल आइडिया, हल्का सा आइडिया हम देना चाहते हैं। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? यानी हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय मेरे दिमाग में क्या बात आएगी? पहला बात तो आया सर जी कि ये नॉमिनल अकाउंट है, यानी इसमें एक्सपेंस और लॉस लिखना है, इसमें इनकम और गेन लिखना है। सर कौन सा वाला इनकम? इस साल वाला, पिछले साल वाला, किस साल वाला इनकम? तो जैसे मेरे दिमाग में ये क्वेरी आया कि सर कौन सा, पिछले साल वाला एक्सपेंस लिखेंगे क्या इस साल वाला एक्सपेंस लिखेंगे? तो इसके लिए बोलता है दूसरा कॉन्सेप्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि इसको बनाते समय आपको एक्रूअल बेसिस पे चलना चाहिए। भूल जाइए कैश बेसिस नहीं चलेगा, ये एक्रूअल बेसिस पे चलेगा। और एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस इनकम एंड एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे बिकम ड्यू। यानी जिस सालों में वो ड्यू हुआ था उसी साल में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि इनकम और एक्सपेंस जिस साल से रिलेट था उस साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। हमको ऐसे नहीं चलना है। रैदर देन व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड, वो मिला हो तब दिखाएंगे या पेड किए हो तब दिखाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना चाहिए कि इनकम या एक्सपेंस वो किस सालों में ड्यू हुआ था। अगर वो इस साल में ड्यू है तो इस साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। फिर भी एक्रूअल बेसिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल में, अभी आइडिया दिया है। तीसरा कॉन्सेप्ट यानी इनकम और एक्सपेंडिचर को बनाते समय मेरे दिमाग में तीसरा बात क्या आएगा? इसका अकाउंटिंग पीरियड। यानी सर इसको कितने सालों के लिए बनाया? करेंट ईयर। ये करेंट ईयर के लिए बनाया जाएगा। अगर हम 16-17 का बना रहे हैं
तो सर करेंट ईयर मेरा 16-17 हो गया और 16-17 का ही केवल इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ लिखा जाएगा। क्या लिखा हुआ है? करेंट ईयर का एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, वेदर पेड और नॉट, इनकम इज रिसीव्ड और नॉट। सर क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से हम बताते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि ये करेंट ईयर के लिए बनाया जाएगा, यानी इनकम और एक्सपेंस जो हम यहाँ लिखने वाले हैं वो केवल करेंट ईयर वाला होना चाहिए, यानी करेंट ईयर से वो रिलेटेड है। अब ये नहीं देखना है कि सर सैलरी तो हम उसको दिए नहीं तो इस साल का खर्चा थोड़ी ना हुआ, नहीं, हम ये नहीं बोल रहे। लॉ क्या बोल रहा है? लॉ बोल रहा है कि एक्सपेंस ड्यू हो गया, मतलब आप इस सालों में एक्सपेंस कर दिए, वेदर पेड और नॉट, आप पैसा दिए हो या नहीं दिए हो, आप ये देखो कि वो खर्च किस साल से रिलेटेड है। जिस साल वो खर्च आप किए हैं, जिस साल से वो इनकम रिलेट है, उस चीज़ को एक्रुअल बेसिस क्या बोलता है कि आपको करेंट ईयर में दिखाना चाहिए। ठीक है। चौथा क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। सर इसका ओपनिंग बैलेंस होगा? जी जी, कुछ नहीं, ओपनिंग बैलेंस इसका नहीं होगा, यानी पहले से कुछ नहीं होगा। आपको फ्रेश इस साल वाला इनकम और गेन लिखना है, एक्सपेंस और लॉस लिखना है, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। तो सर इसका कुछ क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा? हाँ, क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा इसका। क्लोजिंग बैलेंस क्या निकलेगा वो डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी आइडिया लें कि अगर इनकम साइड ज़्यादा होगा ड्यूरिंग देयर का इनकम, अगर एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तो डिफरेंस का फिगर को यहाँ सरप्लस बोला जाएगा। हम प्रॉफिट्स नहीं बोलेंगे, हम प्रॉफिट इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम प्रॉफिट्स कमाने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन सर पैसा तो ज़्यादा आया था, खर्च आप कम किए, हाँ तो कर देंगे, अगले सालों में वो खर्च होगा, जिस सेवा के लिए बने वहीं खर्च करेंगे, बट इसको हम प्रॉफिट्स नहीं बोलेंगे। इसीलिए जो सरप्लस या डेफिसिट, यानी अगर खर्च ज़्यादा हो गया तो सर डेफिसिट इसको बोला जाएगा, वो बाद में देखेंगे इस चीज़ को। यानी इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा और क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलेंगे सर? सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस कब बोलेंगे? जब इनकम ज़्यादा होगा खर्च से। डेफिसिट कब बोलेंगे? जब खर्च ज़्यादा होगा इनकम से। ठीक है। पांचवा सर एडजस्टमेंट। जी बिल्कुल, एडजस्टमेंट इसका सबसे मेन पॉइंट है जो आपका पकड़ बनाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। यानी सर आपको ये करना होगा कि एडजस्टमेंट यहाँ करना पड़ेगा, मतलब आपको अलग से कुछ जोड़ना या घटाना पड़ सकता है, क्योंकि एडजस्टमेंट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसको बनाते समय हमको एक्रुअल बेसिस पे चलना पड़ता है, यानी अलग से आपको सर कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, यानी यहाँ हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें सर बोले थे आप, पहले ही हमको रोक दिए थे। यहाँ हम लिखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखते हैं रेवेन्यू इनकम। तो सर उस पर आप बात करो। हम पिछले क्लास में भी बात किए थे कि एक्सपेंडिचर का दो टाइप होता है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाने से पहले दो छोटा कॉन्सेप्ट और सीखने वाले हैं हम लोग। क्या सीखने वाले हैं? एक्सपेंडिचर और इनकम। हम ये इसीलिए सीखने वाले हैं क्योंकि यहाँ डालने वाले हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ डालने वाले हैं इनकम। तो सर कौन सा वाला एक्सपेंडिचर आप यहाँ डालेंगे, तो आपको एक्सपेंडिचर का पहले मतलब पता नहीं चाहिए कि किस टाइप का एक्सपेंडिचर हमको यहाँ पे दिखाना है। उससे पहले एक्सपेंडिचर का आप टाइप लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, फिर से एक बार बताते हैं। एक एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक वैसे ही इनकम से पहले एक्सपेंडिचर पे बात कीजिए। यानी एक बात आपके दिमाग में इस क्लास में है, सर इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते समय अपने को रेवेन्यू मेथड पे चलना है, यानी रेवेन्यू नेचर का, यानी इधर आने वाला है रेवेन्यू इनकम, इधर आने वाला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, रेवेन्यू इनकम किसको बोलते हैं, हम लोग उस पर बात करना चाहते हैं। तो एक्सपेंडिचर का मतलब देखिए, अगर कोई एक्सपेंस जो हम कर रहे हैं उसका आपको ये देखना चाहिए कि बेनिफिट किन सालों में रहा है। अगर कोई एक्सपेंस किए, किसी टाइप का एक्सपेंस, जैसे हम बोल रहे हैं सैलरी किसी को दिए, तो आप ये देखिए जो हम सैलरी उसको इस साल में दे रहे हैं क्या उसका बेनिफिट हमको आने वाले वर्षों में मिलेगा। अगर इसका जवाब है कि सर आने वाले वर्षों में नहीं मिलेगा, उस टाइप के एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी सर एक ही साल में इसका सेवा खत्म, अगले साल में ये काम करेगा तो फिर से तनख्वाह लेगा, फिर से सैलरी लेगा, एक बार सैलरी लेके आने वाले सालों में फ्री में काम नहीं करेगा मेरे लिए। यानी क्या समझ में एक्सपेंडिचर, वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट्स आपको विद इन द ईयर ही मिल जाता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दूसरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब वैसा एक्सपेंस जिसका फ़ायदा एक ही साल में एग्जॉस्ट नहीं हुआ है,
एग्जाम्पल दो सर, हम कह लो मशीन, क्या मशीन इस साल में खरीदे हो तो क्या इसी साल में यह बेनिफिट कमाने में योगदान देगा या आने वाले वर्षों में भी देगा? तो दिमाग में हम जिस मशीन तो सर आने वाले सालों में भी कमाने में योगदान देगा। फर्नीचर, अगर बिजनेस में आप फर्नीचर खरीद के लाएँ तो क्या ये फर्नीचर आने वाले वर्षों में यूज में नहीं आएगा? टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, फर्नीचर, फैन, ये सब क्या है आपका वैसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको आने वाले वर्षों में मिलेगा, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो सर यहाँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह नहीं है ना, हम कहना यहाँ केवल रेवेन्यू नेचर का आइटम चाहिए, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपको यहाँ दिखाना है। दिमाग में याद कर लीजिएगा, यहाँ वही एक्सपेंडिचर दिखलाइएगा जिसका बेनिफिट आपको एक ही साल मिलता हो। यानी अगर आप लैंड खरीदोगे, यहाँ आप नहीं दिखाइएगा, बिल्डिंग खरीदें नहीं दिखाइएगा, क्योंकि सर इसका फ़ायदा केवल इसी साल में नहीं मिलेगा, आने वाले वर्षों में मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा पोर्शन दिखाएंगे, जितना यूज होगा उतना हम दिखाएंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, बट पूरा प्राइस यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। वैसे ही आपका इनकम भी हो गया दो टाइप का, यानी एक साल से जो रिलेट इनकम होगा रेवेन्यू नेचर का, यानी रिकरिंग इन नेचर, जो हर सालों में आएगा वो आपका हो गया रेवेन्यू इनकम। और कैपिटल रिसीट्स हो गया, यानी अदर देन रेवेन्यू रिसीट्स, जो आपका भविष्य से रिलेटेड है, आने वाले वर्षों से रिलेटेड है, कैपिटल इन नेचर, वो आपका हो गया कैपिटल रिसीट्स। यानी यहाँ पे आने वाला है रेवेन्यू रिसीट्स, एक साल वाला इनकम, और यहाँ आने वाला है एक साल वाला एक्सपेंडिचर। इतना दिमाग में बात आया? आपसे पूछेंगे सर कि अभी तक आप क्या सीखे, तो आप बताओगे कि सर आपने हमको सबसे पहले ये बताया था कि फाइनल अकाउंट्स में हम 3 चीज़ बनाते हैं एनपीओ का। पहला बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कैश बेसिस पे चलता है, यानी पूरे साल भर में हम कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। फिर हमको बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये देखने के लिए कि उस पार्टिकुलर ईयर में हम सरप्लस में हैं या डेफिसिट में है, यानी अपने पॉकेट से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया या जो पैसा आया उसमें से हम कम खर्च किए हैं। सर इसको बनाते समय मेरे दिमाग में क्या बात आता है? सबसे पहला बात है एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस का मतलब बताए थे हम कि करेंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस हो या इनकम हो, उसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए, वेदर इट इज़ पेड और नॉट, इनकम इज रिसीव्ड और नॉट। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप बोले कि सर हम किसी को सैलरी दिए, तो हम बोले ठीक है 5000 एक्सपेंडिचर में आप दिखा दो। हम एक्सपेंडिचर में क्यों दिखाएं? क्योंकि सैलरी अगर हम किसी को पेड किए हैं तो क्या इसका बेनिफिट हमको आने वाले वर्षों में मिलेगा? आप बोले सोचे कि किसी को हम सैलरी दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा तो केवल इसी साल मिलेगा, आने वाले साल में तो नहीं मिलेगा, इसलिए कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसको बनाते समय मेरे दिमाग में यही बात आता है कि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर का इनकम, यानी एक साल वाला इनकम और एक साल वाला खर्च दिखाते हैं। बट अब देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको हम यहाँ बता रहे हैं, एडजस्टमेंट में हम यानी अलग से आपको हम बता रहे हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000 रुपये। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि भाई मेरे यहाँ कोई काम किया है इस साल में, लेकिन अभी तक उसको हम सैलरी पे नहीं किए, यानी ये पे कर दिए हैं 5000, ये अभी तक पे नहीं किया। अब ये सोचिए कि ये सैलरी पे इस साल में नहीं किए तो सर आने वाले सालों में तो पे करना पड़ेगा, तो क्या इसको आने वाले साल का एक्सपेंडिचर माने या इस साल का माने? आप देखिए सर्विस किस साल में किया है, इस साल का बकाया मानते हैं कि आप अगले सालों में पे करने वाले हैं, लेकिन ये एक्सपेंस किस साल का है, वो किस साल में आके काम किया आपके यहाँ। तो आप सोचिएगा कि सर हाँ ये तो इसी साल में 16-17 में ही काम किया, भले उसको अभी तक सैलरी हम नहीं पे किए हैं लेकिन काम तो इसी साल में किया है। तो आप एडजस्टमेंट में देखिए थे, क्या देखे थे कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यानी आपको अलग से कुछ जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको पकड़ बनाना है। जो करेंट ईयर देखे थे, जो एक्यूरल बेसिस देखे थे, वही आपको यहाँ से देखना है, वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे जोड़ना है या ये चीज़ आपको यहाँ से घटाना है। अगर करेंट ईयर से रिलेटेड है शुड बी रिकॉर्डेड, यानी हमको वो जोड़ना ही पड़ेगा, इंक्लूड करना ही पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी होल्ड, यानी टोटल सैलरी के नाम से एक्सपेंस कितना है 7000। अभी तक तो हम लोग को आइडिया लग चुका है थोड़ा बहुत, और ऐसे ये समझ में उतना डिटेल में नहीं आएगा। तो
पूरे कॉन्सेप्ट को लगातार रिवाइज करते हुए एक सम के जरिए हम लोग इसको देखने का कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।